नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। स्टडी विथ रजनीश चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज के कुछ लेक्चर्स। इस लेक्चर सीरीज का 20वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ। आज हम यह जानेंगे कि संसद की कार्यवाही या संसद से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिनको कि जानना आवश्यक है या परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं और हमारे सामान्य ज्ञान के लिए भी उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर उन शब्दों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे और उनका अर्थ जानेंगे, उनका क्या प्रयोग है, इस तरह से हम उसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे। पहला है सदन का नेता। सदन का नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में होता है। यह प्रधानमंत्री हो सकता है अथवा प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत, उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई मंत्री हो सकता है। सामान्य स्थितियों में लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वह लोकसभा का सदस्य होता है। ऐसी स्थिति में सदन का नेता लोकसभा में प्रधानमंत्री ही होता है। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है, जैसा कि इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय राज्यसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है और लोकसभा में जिसे वह नियुक्त करे वह व्यक्ति सदन का नेता होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और सदन का नेता सदन की कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। सदन में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में सदन का नेता लोकसभा में और राज्यसभा में जो सदन का नेता है वह राज्यसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता सदन के नेता के विपरीत होता है, दूसरे पक्ष का होता है। वह विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है, जिसके सदस्य सदन के कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के बराबर हों। यह ध्यान रखिएगा कि विपक्ष का नेता एक ऐसा पद है जो सदन के सरकार में के विपक्ष में होता है। और सरकार के विपक्ष का मतलब है कि वह जिस भी पार्टी का होगा उस पार्टी को कम से कम 10% वोट, 10% सदस्य उसके पास होने चाहिए। ऐसी स्थिति में विपक्ष का नेता कभी कभी ऐसा होता है कि यह पद खाली भी रह जाता है। जब सरकार पूर्ण बहुमत या उससे ज़्यादा वोट प्राप्त करती है और विपक्षी पार्टियों को 10% सदस्य से भी कम सदस्य प्राप्त होते हैं, ऐसी स्थिति में विपक्ष के नेता का पद खाली रह जाता है। यह वैकल्पिक सरकार की प्रस्तुति करता है और सरकार के कार्यों की आलोचना करता है, उचित आलोचना करता है और यह दिखाता है कि अगर सरकार में वह व्यक्ति होता तो क्या काम करता या सरकार किन कार्यों को गलत ढंग से, गलत तरीके से कर रही है। आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद एक छाया मंत्रिमंडल, जिसे शैडो कैबिनेट भी कहते हैं। शैडो कैबिनेट का मतलब होता है कि सरकार में जो सत्ता पक्ष का कैबिनेट होता है उसके विकल्प के रूप में, उसके विपक्ष के रूप में विपक्ष भी एक कैबिनेट प्रस्तुत करता है। इसे छाया कैबिनेट कहते हैं। इस छाया मंत्रिमंडल में अपनी कोई शक्तियां नहीं होती, किंतु यह वास्तव में उन कार्यों को करते हैं या उन कार्यों के लिए तुलना के रूप में प्रस्तुत होते हैं कि मंत्रिमंडल अगर किसी कार्य को गलत ढंग से कर रहा है तो उसकी आलोचना और उस आलोचना के साथ साथ वह तुलना प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से अगर विपक्ष की सरकार हो तो कैबिनेट किस तरह से काम करेगा। तो यह तुलना के लिए और सरकार की आलोचना के लिए प्रस्तुत किया गया छाया मंत्रिमंडल होता है। एक और काम भी इससे होता है कि जो भविष्य का मंत्रिमंडल बनेगा, अगर सरकार बदलती है और जो पार्टी अभी विपक्ष में है वह सत्ता पक्ष में आती है, तो वह उसका मंत्रिमंडल किस तरह कार्य करता है इसके लिए एक ट्रेनिंग हो जाती है, एक तैयारी हो जाती है। इसके बाद अगला शब्द है व्हिप या सचेतक। सचेतक जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना एक व्हिप होता है, एक व्यक्ति होता है जो व्हिप के रूप में कार्य करता है। वह जो व्हिप होता है, प्रत्येक पार्टी का एक व्यक्ति व्हिप के रूप में कार्य करता है। वह वास्तव में सदन में पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया एक सहायक नेता होता है। वह क्या करता है कि जितने भी पार्टी के सदस्य हैं उनके लिए व्हिप जो व्यक्ति है, सचेतक जो है, वही उनके लिए निर्देश जारी करता है, वही संबंधित मुद्दों पर पक्ष या विपक्ष में पार्टी का सहयोग करता है। उसी के माध्यम से मतदान होता है और वह सदस्यों के व्यवहार पर नज़र रखता है। व्हिप के माध्यम से पार्टियां अपने सदस्यों के लिए निर्देश भी जारी करती हैं। वास्तव में ये जो लोकसभा या राज्यसभा में पार्टियों के सदस्य होते हैं
उनको निर्देशित करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य, उनके लिए दिशा निर्देश जारी करने का कार्य व्हिप या सचेतक ही करता है। एक अन्य शब्द है सत्र आहूत करना। सत्र आहूत करने का मतलब होता है सत्र बुलाना। राष्ट्रपति समय समय पर सम्मन जारी करके, सम्मन का अर्थ होता है आदेश, आदेश जारी करके संसद का सत्र बुलाता है। सामान्यतया इन सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होता है। 6 माह के अंदर एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष में सामान्यतया 3 सत्र हो जाते हैं। एक बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। स्थगन क्या है यह भी जान लेना महत्वपूर्ण है। स्थगन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए सत्र की कार्यवाही को, सदन की कार्यवाही को रोक दिया जाना। सदन के सत्र का स्थगन है कि यह कुछ घंटे के लिए भी कार्यवाही रोकी जा सकती है, कुछ दिन के लिए भी या कुछ सप्ताह के लिए भी। तो यह कार्यवाही का निलंबन होता है, कार्यवाही को समाप्त करना नहीं होता। कभी कभी सदन की कार्यवाही का स्थगन अनिश्चित काल के लिए भी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, स्थगन और सत्रावसान में अंतर होता है। सत्रावसान क्या है वह भी जान लेते हैं। सदन के सत्र पूर्ण होने की स्थिति पर अनिश्चित काल के लिए सभापति या अध्यक्ष के द्वारा जब कार्यवाही को स्थगित किया जाता है तो उसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करता है। अब यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। स्थगन की कार्यवाही या स्थगन की सूचना जो सदन का अध्यक्ष या सभापति है उसके द्वारा जारी की जाती है, जबकि सदन को बुलाना और सत्रावसान करना इसका आदेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, स्थगन के बाद जब लोकसभा अध्यक्ष या सभापति, राज्यसभा का सभापति जब चाहे तो पुनः से संसद को बुला सकता है, सत्र को बुला सकता है, जबकि सत्रावसान के बाद राष्ट्रपति के आदेश से ही सत्र दोबारा बुलाया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण है। सत्रावसान और स्थगन के बीच महत्वपूर्ण अंतर है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक अन्य शब्द है विघटन। विघटन का अर्थ होता है कि सदन का जीवन काल समाप्त हो जाना। 2 सदनों में राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, लोकसभा का ही विघटन होता है। लोकसभा का विघटन उसके कार्यकाल पूरा होने पर होता है, अथवा जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सलाह दे कि सदन में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है कोई भी पार्टी, या फिर यह सलाह दे कि कोई भी पार्टी विश्वास मत नहीं प्राप्त कर सकती, बहुमत नहीं प्राप्त कर सकती, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। विघटन का अर्थ होता है लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होना, जीवन काल समाप्त होना। गणपूर्ति या कोरम इसे कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदन के कुल सदस्यों की संख्या, लोकसभा के जितने सदस्य हैं उसका 10वां हिस्सा यानी 10%, ऐसे ही राज्यसभा में भी कुल का 10वां हिस्सा यानी 10%, इसे कोरम कहते हैं। कोरम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरम पूरा होने पर ही सदन की कार्यवाही शुरू हो सकती है। सदन में अगर बैठक बुलाने का काम है, बैठक संचालित करने का कार्य है, तो वह कार्य कोरम पूरा होने पर ही होगा। अगर 10% से कम सदस्य उपस्थित हो रहे हैं तो जो सदन का सभापति है या लोकसभा का अध्यक्ष है वह चाहे तो सदन को स्थगित कर सकता है तब तक जब तक कि कोरम पूरा ना हो। अब एक स्थिति और है। आप ऐसी स्थिति की कल्पना करिए जब सदन में लगातार कई महीने तक कोरम पूरा ही ना हो, अर्थात सदन के जितने सदस्य हैं वह लगातार अपनी सत्र की बैठक से अनुपस्थित रहें। ऐसे में क्या होगा? इसी प्रावधान के लिए यह व्यवस्था की गई है, इसी स्थिति के लिए यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति सदन की बैठक से 60 दिन से ज़्यादा गायब रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और इस सदस्यता समाप्त होने के डर से प्रत्येक व्यक्ति सदन की बैठकों में उपस्थित रहता है और अपनी अनुपस्थिति को कम से कम रखने की कोशिश करता है। सदन में भाषा, सदन में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है। सामान्य रूप से अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का प्रावधान किया गया था 10 साल के लिए। 1960 में इसे पुनः समीक्षा करके और अंग्रेजी की जगह केवल हिंदी भाषा के प्रयोग का प्रावधान था, किंतु अभी भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग समांतर रूप से हो रहा है। यह भी ध्यान देने की बात है कि अगर सभापति चाहे तो वह जो सदन के सदस्य हैं उन्हें उनकी मातृभाषा में बोलने के लिए अनुमति दे सकता है। सामान्यतः आप देखेंगे कि जितनी राजभाषाएं हैं अनुसूची 8 में 22 राजभाषाएं, उन सभी राजभाषाओं में प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है और सदन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसके अनुवाद की व्यवस्था है। अब तो स्थितियां और सुधर गई हैं, ऑटोमेटिक अनुवाद की व्यवस्था, डिजिटल अनुवाद की व्यवस्था हो गई है, जिससे कि उसी समय उसका अनुवाद उपलब्ध हो सकता है।
जिस समय डिजिटल अनुवाद की व्यवस्था नहीं उपलब्ध थी, उस समय प्रश्न और उनके उत्तर का लिखित रूप में जिस भाषा में मंत्रियों को या जिस भाषा में सदस्यों को चाहिए हो वह उपलब्ध कराया जाता था। किंतु अभी वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में सदन की कार्यवाही होती है। कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। यह अनुमति सभापति या लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। एक अन्य बात है, मंत्रियों और न्यायवादी के अधिकार क्या होते हैं। मंत्री और महान्यायवादी, यह केंद्रीय मंत्री जितने भी होते हैं और महान्यायवादी, यह सदन की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं। सदन की किसी समिति के सदस्य हैं तो उसकी बैठक और कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यह महान्यायवादी और मंत्री, महान्यायवादी को तो मतदान का अधिकार किसी भी सदन में नहीं होता और मंत्री को मतदान का अधिकार होता है, लेकिन उस सदन में जिस सदन के वो सदस्य हों। बाकी कार्यवाही में वो दोनों सदनों की कार्यवाहियों में समान रूप से भाग ले सकते हैं जब उन्हें जहां आवश्यकता महसूस हो। एक अन्य शब्द है, यह परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। लेम डक क्या होता है। लेम डक का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि पिछली विधानसभा में या पिछले लोकसभा में या राज्यसभा में सदस्य थे किंतु वर्तमान लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य नहीं हैं। तो एक सत्र बुलाया जाता है जिसे लेम डक सत्र कहते हैं। इस सत्र में उन सदस्यों को जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हुए हैं तो वो सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इस लेम डक सत्र कहते हैं। लेम डक का मतलब होता है कि ऐसे सदस्य जो पिछली लोकसभा में सदस्य थे लेकिन नई लोकसभा में वह चुनाव नहीं जीत सके हैं, सदन के सदस्य नहीं बन सके हैं, ऐसे व्यक्तियों को लेम डक कहा जाता है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि संसद की कार्यवाही के कौन कौन से साधन हैं। इसमें भी बहुत सारे टर्म्स हैं और इन टर्म्स को समझने के लिए, इन शब्दावलियों को समझने के बाद ही हम लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को अच्छे से समझ सकेंगे। तो इनको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को समझेंगे। पहला है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का मतलब होता है संसद में बहुत सारे टाइम पीरियड्स बांटे गए हैं, तो सदन का जो पहला घंटा होता है वह प्रश्नकाल कहलाता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और उससे संबंधित जिस भी विभाग से संबंधित प्रश्न होता है वह उस विभाग से संबंधित व्यक्ति, उत्तरदायी व्यक्ति, मंत्री उसका जवाब देते हैं। सामान्यतया 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तारांकित प्रश्न। प्रश्नकाल तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक टाइम होता है, पहला घंटा सदन का, जब सत्र शुरू होता है, सदन का जो पीठासीन अधिकारी है, लोकसभा का अध्यक्ष है अथवा राज्यसभा का सभापति, वो अपने पद पर आसीन होता है और कार्यवाही शुरू करता है। तो पहला घंटा जो है वो प्रश्नकाल होता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं सदस्यों के द्वारा और सामान्यतः विपक्ष की पार्टियां प्रश्न पूछती हैं और सत्ता पक्ष के लोग जो भी उत्तरदायी मंत्री हैं या जिन्हें भी उस समय उत्तरदायी मंत्रियों की अनुपस्थिति में जिन्हें भी वह कार्यभार मिला हो वह व्यक्ति उसका जवाब देते हैं। तो प्रश्न कौन कौन से होते हैं। पहले तारांकित प्रश्न होते हैं। तारांकित मतलब कि स्टार मार्क्स किया रहता है उनमें। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है और इन प्रश्नों के बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न हुआ, उससे संबंधित मान लीजिए अगर मनरेगा के बारे में प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर मंत्री के द्वारा मौखिक रूप से दिया जाएगा और उसके बाद उस मनरेगा की कार्यवाही या मनरेगा की जितनी भी प्रभावशीलता है या मनरेगा में भ्रष्टाचार, कुछ भी ऐसे पूरक प्रश्न उससे संबंधित सदस्य के द्वारा पूछा जा सकता है। दूसरे होते हैं अतारांकित, मतलब जिनमें स्टार मार्क नहीं होता। इन प्रश्नों का उत्तर लिखित में होता है। इनके उत्तर के साथ लिखित रिपोर्ट होती है और क्योंकि इन्हें लिख करके दिया जाता है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इसलिए इन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इनकी जवाब के साथ लिखित रिपोर्ट लगाना, लिखित रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है और यही कारण है कि इन प्रश्नों के साथ पूरक प्रश्न नहीं बनते। तीसरा है अल्प सूचना वाले प्रश्न। इन प्रश्नों में सामान्यतः बहुत कम समय दिया जाता है, 10 दिन के नोटिस पर इन प्रश्नों को पूछा जाता है और इनका उत्तर मौखिक ही दिया जाता है। तो इस तरह से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राइवेट सदस्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसद के जिन कार्यों की जिम्मेदारी उनके पास होती है। यह महत्वपूर्ण बात है कि सामान्यतः सरकार और सरकार के मंत्रियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, किंतु कभी कभी प्राइवेट सदस्य यानी जो सरकार के भाग नहीं है, मंत्रिमंडल के भाग नहीं है, उनसे भी सब प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उनसे कौन से प्रश्न होंगे? उनसे वो प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। जैसे अगर संसद की किसी समिति की जिम्मेदारी उनके पास है या किसी जांच समिति की जिम्मेदारी उनके पास है
किसी समिति के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ऐसी स्थिति में उनसे उस संचालन के संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। सामान्यतया सरकार के काम के प्रश्न में प्राइवेट सदस्यों से प्रश्न नहीं पूछा जाता, सरकार के काम से संबंधित प्रश्न केवल मंत्रियों से होते हैं। इसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है। यह 1962 से भारत में लागू है और भारत का ही नवाचार है, अर्थात भारत के संसद में ही यह प्रारंभ किया गया और इसके बाद भारत से ही अन्य देशों में प्रचलित हुआ। यह किसी अन्य देश से अपनाया गया नहीं है। यह प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त होता है और उसके बाद से यह शून्यकाल शुरू होता है। सामान्यतः 12 बजे का समय, जब घड़ी पर आपके 0 बजते हैं, उस समय का समय शून्यकाल कहलाता है और इस समय वह प्रश्न उठाए जाते हैं जिनकी कोई पहले से सूचना नहीं होती। तो शून्यकाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोई ऐसे मुद्दे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अचानक से उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें संसद की कोई सदस्य अपने संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के, अगर उन्हें वह महत्वपूर्ण लगे। तो शून्यकाल इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। अब संसद में जितने भी काम होते हैं वह एक प्रस्ताव के माध्यम से होते हैं। सदन अपना मत जो प्रस्तुत करता है वह प्रस्ताव पर ही रखता है, चाहे उस किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करे या विपक्ष में मतदान करे। इसलिए प्रस्तावों को समझना भी महत्वपूर्ण है। यह प्रस्ताव सरकारी लोगों द्वारा यानी मंत्रियों द्वारा भी लाया जा सकता है और गैर सरकारी यानी जो मंत्री नहीं है, सरकार के भाग नहीं है, ऐसे सदस्यों के द्वारा भी लाया जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी 2-3 तरह के हैं। जैसे पहला है महत्वपूर्ण प्रस्ताव। इसमें ऐसे प्रस्ताव हैं जो स्वयं वर्णित होते हैं और इसमें ज़्यादातर महत्वपूर्ण मामले आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाना हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो। इस तरह के जो प्रस्ताव होते हैं वह स्वयं वर्णित होते हैं, अर्थात वह अपने आप में पूर्ण होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहा जाता है। दूसरा होता है स्थानापन्न प्रस्ताव। स्थानापन्न प्रस्ताव जो होते हैं, प्रस्ताव का मतलब होता है कि एक सरकार के द्वारा या सरकार के अलावा अन्य व्यक्तियों, अन्य सदस्यों के द्वारा एक प्रपोजल लाया जाता है, एक विधेयक की तरह समझिए, लाया जाता है सदन में और सदन उस पर चर्चा करके, मतदान करके और उसे पास करती है या रिजेक्ट करती है। तो कुछ प्रस्ताव महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, इस तरह के महत्वपूर्ण काम उनमें होते हैं। दूसरे स्थानापन्न प्रस्ताव होते हैं। यह स्थानापन्न प्रस्ताव मूल प्रस्ताव की जगह लेते हैं। अगर सदन इन्हें स्वीकार कर लेती है तो मूल प्रस्ताव की जगह पर इन्हें लाया जाता है और मूल प्रस्ताव स्थगित कर दिए जाते हैं। 2 तरह के प्रस्ताव हो गए। तीसरा है पूरक प्रस्ताव। पूरक प्रस्ताव क्या होते हैं? पूरक प्रस्ताव अपने आप में इनकी कोई स्थिति, कोई इनका महत्व नहीं होता। यह किसी मूल प्रस्ताव से जुड़े होते हैं और मूल प्रस्ताव के साथ ही इनका अस्तित्व होता है, उन्हीं के संदर्भ में इन्हें पारित किया जाता है। जैसे कोई प्रस्ताव में कोई अन्य बात जोड़नी है या उससे संबंधित कोई अन्य प्रावधान जोड़ना है तो उसके लिए पूरक प्रस्ताव लाया जाता है। एक होता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव सरकार पर नियंत्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इसके माध्यम से अगर कटौती प्रस्ताव के माध्यम से जो वाद विवाद होने हैं, अगर मान लीजिए किसी प्रस्ताव पर बहुत कम समय बचा है और वाद विवाद करने की स्थिति नहीं है, तो वाद विवाद को समाप्त करने के लिए, चर्चा को समाप्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह कटौती प्रस्ताव जो बजट की कटौती का प्रस्ताव है उससे अलग है। दोनों को इकट्ठा मत करिएगा। कटौती प्रस्ताव वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर सदन में जो भी विधेयक लाया गया है उस विधेयक पर चर्चा बंद हो जाती है और सीधे मतदान होता है। तो जब कम समय होता है तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है जिससे कि चर्चा को, वाद विवाद को बंद करके और मतदान शुरू कर दिया जाए। विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव सामान्यतः सरकार के द्वारा नहीं लाया जाता, वह अन्य व्यक्तियों के, अन्य या विपक्षी पार्टी के सदस्यों द्वारा लाया जाता है, क्योंकि विशेषाधिकार प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिनके माध्यम से सदस्य के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। जब कोई मंत्री किसी तथ्य को छुपाता है या गलत तथ्य को प्रस्तुत करता है तो सदस्य यह प्रस्ताव ला सकते हैं कि इस गलत तथ्य के माध्यम से उनके विशेषाधिकार, संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और इसके माध्यम से वह सरकार की और सरकार के मंत्री की निंदा करता है। तो इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार प्रस्ताव कहते हैं। अगला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।
ऐसे प्रस्ताव जिसमें कि पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति चाहिए होती है। पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, इसकी अग्रिम अनुमति से ही इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। किसी महत्वपूर्ण मामले में अगर किसी मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना है तो यह प्रस्ताव लाया जाता है। और यह भारतीय नवाचार है, 1954 से भारत में लागू है। 1954 के में लागू होने के पहले किसी अन्य देश में नहीं था, भारत से यह प्रारंभ हुआ और अन्य देशों में धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर अविलंब चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव होता है। जो भी कार्यवाही चल रही है उसे रोक करके, और जो महत्वपूर्ण मामले हैं, जैसे अचानक से मान लीजिए सदन का सत्र चल रहा है और उस दौरान कोई ऐसी बात हो गई जो कि सदन में तुरंत चर्चा करना अनिवार्य है, ऐसे में स्थगन प्रस्ताव यानी जितने भी कार्यवाही चल रही है उस सब को रोक करके और उस पर 2.5 घंटे की कम से कम चर्चा सदन में की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर सरकार के बनने और बिगड़ने का कार्यभार या निर्धारित होता है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यह महत्वपूर्ण होता है कि सरकार में ज़्यादातर यह लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव ध्यान रखिएगा, यह लोकसभा में ही लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटाया जाता है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। इसे स्वीकार करने के कारण बताना अनिवार्य नहीं होता। यह पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लगाया जाता है और इसके बाद मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर किसी सदस्य के द्वारा साधारणतया या विपक्षी पार्टी के सदस्यों द्वारा लाया जाता है और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है। सरकार को मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के मत को, अल्पमत में है कि बहुमत में है, इसे साबित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में सरकार बदलने के लिए भी यह लाया जाता है। इसके अलावा है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए इसका कारण बताना अनिवार्य नहीं है। साथ ही किसी मंत्री के विरुद्ध भी लगाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में अंतर है। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लगाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध होता है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य किसी मंत्री के खिलाफ निंदा करना है, उसकी नीतियों की आलोचना करना है। इस प्रस्ताव के पारित होने से केवल मंत्रियों की, मंत्रिपरिषद की, सरकार की आलोचना होती है, सरकार गिरती नहीं है। सारे मंत्री अपने पद पर वैसे ही बने रहते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव दोनों ही सरकार पर नियंत्रण के उपाय हैं, किंतु दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि इनके निंदा प्रस्ताव के लगाने पर सरकार गिरती नहीं है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार अपने पद से इस्तीफा दे देती है। इसके अलावा धन्यवाद प्रस्ताव है। धन्यवाद प्रस्ताव ब्रिटेन के राजा के भाषण की भांति भारत में राष्ट्रपति भी भाषण देता है और इस भाषण में सरकार की नीतियों का, उसके द्वारा लागू की गई योजनाओं का उल्लेख होता है। इस भाषण में या संबोधन के बाद, इस भाषण के दौरान जितने भी चुनावी सत्र हैं, वित्तीय वर्ष हैं, उसमें ज़्यादातर यह चुनाव के पहले सत्र और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में ही होता है, यह जो राष्ट्रपति का भाषण है। इस भाषण में दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है और इस चर्चा को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना, इसका पारित होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसके पक्ष में अगर कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि सरकार अल्पमत में है। वह वास्तव में राष्ट्रपति के मुंह से सरकार की बात कहलाई जाती है। और अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता तो इसका मतलब सरकार अल्पमत में है और धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने की स्थिति पर सरकार अपने पद से इस्तीफा दे देती है। दूसरा है अनियत दिवस। अनियत दिवस लोकसभा अध्यक्ष बिना तिथि निर्धारित किए इस प्रस्ताव को रख सकती है। मतलब अगर डेट डिसाइड न हो और किसी भी डेट के दौरान लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो सदन का सत्र कर सकता है और उस सत्र में कोई प्रस्ताव ला सकता है, तो उसे अनियत दिवस कहते हैं। ज़्यादातर क्या, सामान्यतः यह लोकसभा अध्यक्ष जो सदन का नेता है यानी सत्ता पक्ष का नेता है, उससे पूछ करके, उससे सलाह लेकर के ही अनियत दिवस का निर्धारण करता है। औचित्य प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। औचित्य प्रश्न के दौरान जब सदन में संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं होता तो कोई सदस्य औचित्य प्रश्न का प्रस्ताव लाता है। जैसे जो सदन की कार्यवाही का नियम है
लोकसभा का नियम और राज्यसभा का नियम, अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो औचित्य प्रश्न का प्रस्ताव ला करके कोई सदस्य यह बता सकता है कि कार्यवाही के नियमों का पालन नहीं हुआ है और उनका पालन होना चाहिए। तो इसे पास होने पर यह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति हैं वह आदेश करते हैं कि जो भी कार्य संचालन का पद जिनके पास है, कार्य संचालन के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वह इस अव्यवस्था को, इस गलती को सुधार करें। इसके अलावा आधे घंटे की बहस है। आधे घंटे की बहस में ज़्यादातर सदन में 3 दिन इसके लिए निर्धारित कर सकता है। इसमें लोक महत्व के मुद्दों को उठाया जाता है। इसमें कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता, केवल इसमें चर्चा की जाती है। अल्पकालिक चर्चा भी इसी तरह है। इसमें भी महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक महत्व के मामले हैं उन्हें निर्धारित कर उन्हें उठाया जाता है। अध्यक्ष चाहे तो इसके लिए 3 दिन के लिए, सप्ताह में 3 दिन इसके लिए निर्धारित कर सकता है। विशेष उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे मामले जो उचित प्रश्न नहीं हैं, हमने अभी उचित प्रश्न पर चर्चा की थी, ऐसे मामले जो उचित प्रश्न नहीं हैं उन्हें प्रश्नकाल के दौरान भी नहीं उठाया जा रहा है, तो उन्हें आधे घंटे की बहस में उठाए गए मामलों को जब राज्यसभा में उठाया जाता है तो इसे विशेष उल्लेख कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विशेष उल्लेख ऐसे प्रश्न होते हैं जो न तो उचित प्रश्न है और न ही उन्हें प्रश्नकाल के दौरान उठाया गया है, तब उन्हें विशेष उल्लेख कहा जाता है। लोकसभा नियम में उन्हें नोटिस भी कहा जाता है। लोकसभा जो नियम है 377, उस नियम के अनुसार इसे नोटिस भी कहा जाता है। ज़्यादातर विशेष उल्लेख का प्रयोग राज्यसभा में होता है, क्योंकि राज्यसभा में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाए जा सकते। संकल्प का मतलब होता है सामान्य प्रस्ताव। संकल्प सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कोई भी सदस्य ला सकता है, यह प्रस्ताव की तरह ही होता है। उस पर चर्चा होती है और इसे संकल्प को सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर एक बार संकल्प प्रस्ताव जो है वह लाया गया है तो उस पर चर्चा होगी और सदन उसे चाहेगा तभी उसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा संकल्प कई तरह के हो सकते हैं। सरकारी सदस्यों के संकल्प, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प और सांविधिक संकल्प अर्थात अधिनियम बनाने संबंधी संकल्प। अब 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो विधेयक होते हैं जिन्हें संसद में मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करते हैं, सरकार जो योजनाएं बना रही है उसे प्रदर्शित करते हैं और सदन में इसके पारित न होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस होना अनिवार्य है और यह महत्वपूर्ण होता है। गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होते हैं जो गैर सरकारी सदस्यों या प्राइवेट सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। इनके लिए 1 माह का नोटिस होता है और इनके पास होने या ना होने पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ या शब्दावली हैं लोकसभा के और राज्यसभा के कार्य संचालन के दौरान। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वह आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और आगे के वीडियो में हम संसद की विधायी प्रक्रिया यानी कानून कैसे बनते हैं इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। महादेव।